So we did, I think, question number कौन सा गया था 16 17 करके वो से क्वेश्चंस करके फिर हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिकल डायग्राम। 17 क्वेश्चन है, इट इज ऑन पेज 53, पेज 53। ओके, पेज 53। सो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड देता है, तो उसको करने के लिए आपको कर्ल ऑफ ए फाइंड आउट करना होगा। तो कितना कर्ल आ रहा है, स्लाइड नंबर मीटर मिनट तो 20 कर्ल ऑफ ए, इसका कर्ल निकालना कितना आया, if you find out its curl then I think it should be this, इसका कर्ल इतना आना चाहिए शायद, चेक करो। D is at 10, is this okay or not, find out curl। ओके, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दैट डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग दैट डायरेक्शन, तो क्या आएगा आंसर, ठीक। इसका कर लेने के बाद ये आंसर आएगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग, ठीक है ठीक है। ओके नेक्स्ट हो गया, इट इज ऑल्सो ऑन द सेम पेज। A dipole moment P oscillating at frequency omega radiates spherical waves। बोल दो क्वेश्चन डायनेमिक्स का है, बट क्योंकि ए रखा है इसमें और हमें बी निकालना है, तो कर्ल ऑफ ए से हो जाएगा। मतलब आपको जरूरत नहीं है कि आप डायनेमिक्स का नॉलेज रखते हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी फाइंड आउट करना है, और वो भी कौन सा ऑर्डर उसमें 1/r, वाई 1/r अभी पता चलेगा। यू नो दैट बी, टू फाइंड आउट बी व्हाट इज आवर बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला इज कर्ल ऑफ ए। ओके, तो ये जो यहाँ पर दे रखा है इसमें क्या है, म्यू नॉट आई ओमेगा ओवर 4 पाई, ये सब कांस्टेंट्स हैं, बाहर आ जाएंगे। ओके, तो कर्ल किसके ऊपर अप्लाई होगा, कर्ल वुड बी अप्लाइड ऑन e पावर i k r by r into p, किसके ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई। अब आप देख रहे हैं इसमें ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन ये स्केलर है, और ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन वेक्टर है, ये स्केलर है और एक वेक्टर है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की तरह, यू विल ट्रीट इट लाइक फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। ओके, तो आप ऐसे समझिए जैसे आपको किसका फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, यू आर अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ व्हाट, आपने कहीं पर ऐसा देखा होगा कि कर्ल ऑफ सम स्केलर इनटू वेक्टर, कर्ल ऑफ सम वेक्टर, कर्ल ऑफ सम स्केलर इनटू वेक्टर, ठीक है, इज दिस, ठीक है, ये होगा। तो कैसे इसका फार्मूला बनेगा, ये स्केलर इनटू वेक्टर इज अ वेक्टर, तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, बताइए क्या फार्मूला बनेगा इसको ओपन करने का। एक बार स्केलर एज इट इज आएगा, कर्ल ऑफ वेक्टर बनेगा, ठीक है, एंड देन क्या होगा, ये बनेगा स्केलर कर्ल ऑफ वेक्टर प्लस क्या बनेगा, वेक्टर क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, क्योंकि जो ग्रेडियंट होता है वो किसका होता है, ग्रेडियंट किसका होता है, ग्रेडियंट होता है स्केलर का, स्केलर का कर्ल नहीं होता है, स्केलर का कर्ल नहीं होता है, उसका ग्रेडियंट होता है। करो इसको, तो कितना होगा बताइए, इट वुड बी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ओमेगा भी है। ओके, तो ओपन कर लीजिए, ओपन करने पर क्या होगा, स्केलर फर्स्ट फंक्शन स्केलर है e by r i k i by r, ओके, कर्ल ऑफ व्हाट, कर्ल ऑफ p, ओके, प्लस, ठीक है, प्लस साइन ही आता है ना, कर्ल ऑफ स्केलर
इनटू दिस माइनस आएगा, माइनस आता है क्योंकि मैं पहले वेक्टर लिख रहा हूँ, वेक्टर क्रॉस दिस, यस यहाँ माइनस आएगा, ओके इट वुड बी माइनस, ओके तो ये हो गया माइनस, ये भी मुझे हटाना पड़ेगा माइनस, तो माइनस क्या बनेगा अब बताओ, माइनस बनेगा p क्रॉस, ओके अब ग्रेडियंट लेना है हमें किसका, ग्रेडियंट ऑफ दिस, इसमें भी दो फंक्शन है, ओके तो जब आप ग्रेडियंट लेंगे इसका, ग्रेडियंट ऑफ e पावर i k r by r ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए जो p है, p क्या है, डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट कैसा होता है हमेशा आप देखते हैं, डाइपोल मोमेंट ऐसा होता है जैसे q d z कैप ऐसे ले लिया, मान लिया फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, वो एग्जांपल मैंने लिया, तो ये हमेशा कांस्टेंट वेक्टर होता है या ये जो d होता है, d ये कांस्टेंट होता है वेरिएबल, ये कांस्टेंट होता है, तो p इक्वल टू qd ये कैसा वेक्टर है, ये कांस्टेंट वेक्टर, ओके तो इसका जो कर्ल निकलेगा वो कितना आएगा, कर्ल वुड बी 0, आप समझ पा रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का कर्ल या डाइवर्जेंस कितना होता है 0, ओके अब बचता है यहाँ पर ये, ओके तो e पावर ग्रेडियंट ऑफ e पावर i k r by r क्या है, ठीक है ये होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 by r, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा r के रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा कितना आयोटा k e पावर i k r एज इट इज आ जाता है, देन प्लस e पावर i k r एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by r, 1 by r का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस 1 by r स्क्वायर, और क्योंकि ग्रेडियंट ले रहे हो ग्रेडियंट में डायरेक्शन भी आएगी कौन सी r कैप, तो ये सब लिख दो मिलाकर, तो कितना बन गया म्यू नॉट i ओमेगा ओवर 4 पाई, ओके माइनस साइन था यहाँ पर ये, तो कितना बन गया माइनस i k by r, ओके e पावर i k r, और ये वाला माइनस, ये माइनस है और माइनस माइनस विल बिकम प्लस e पावर i k r बाय r स्क्वायर r कैप, ओके अब जरा समझो एग्जाम में क्या पूछना चाहता है, 1 by r टर्म या 1 by r स्क्वायर टर्म, व्हाई 1 by r टर्म, देखो जरा आप देख रहे हैं इसमें दो टर्म्स हैं, देयर आर टू टर्म्स, एक है 1 by r टर्म देखो और एक है 1 by r स्क्वायर टर्म, तो हमें कौन सी वाली लेनी है, हमें 1 by r स्क्वायर टर्म नहीं लेनी है, कौन सी लेनी है 1 by r टर्म, 1 by r टर्म लेनी है, लिखा हुआ है साफ-साफ यहाँ, तो b कौन सा वाला जो 1 by r वाला हो क्या होगा माइनस, अब देखो यहाँ पर आयोटा है और यहाँ भी आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 म्यू नॉट ओमेगा k बाय 4 पाई r e टू द i k r क्या, इसमें मैंने p छोड़ दिया शायद, p भी तो आएगा ना यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ i ओमेगा ओवर 4 पाई r p क्रॉस, ऐसे p क्रॉस दिस है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा e पावर i k r वेक्टर p क्रॉस r कैप, अब ठीक है आई थिंक ये सही है, p क्रॉस r कैप, अब r को क्या लिखा हुआ है उन्होंने, वेक्टर r इज r n कैप, इसका मतलब r कैप इज n कैप, ओके ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पर म्यू नॉट ओमेगा k ओवर 4 पाई r e पावर i k r p क्रॉस n कैप, अब आप आंसर छाटिए कौन सा है, यहाँ पर देखो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है n कैप क्रॉस p कैप, साथ में माइनस साइन भी है, सही है नहीं, सही हो सकता है, आगे देखते हैं डॉट प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं, ये भी गलत है, कौन सा आंसर सही होगा ये वाला, हमारा आ रहा है p क्रॉस n और इन्होंने लिखा n क्रॉस p, तो जब n क्रॉस p लिखेंगे ना तो एक माइनस साइन लगा सकते हैं, एक बात और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है तो क्या होता है आपको पता है, k नहीं है ना इसमें, ओमेगा बाई k किसके बराबर होता है, c, ओमेगा बाई k c के बराबर होता है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है c के, तो आप क्या लिख सकते हैं b 1 by r, जो इन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है वही एग्जैक्ट आ जाएगा, माइनस साइन म्यू नॉट k की जगह क्या लिख दिया ओमेगा बाई c लिख दिया 4 पाई c e पाई k r by r n कैप क्रॉस p कैप माइनस साइन, विच आंसर इज करेक्ट b, ठीक है यहाँ पर क्या आएगा प्लस साइन, ओके और यहाँ क्या था बाहर, एक मिनट गड़बड़ कर दिया मैंने,
ये वाला माइनस था ना, ये प्लस हो गया था। ठीक है, इट्स ओके, फाइन, ठीक है, बी आएगा आंसर एग्जिट। ठीक है, नाइनटी, सेम पेज। ओके, अब देखिए यहाँ पर ए गिवन है और ए से जे पूछ रहा है, तो देखिए अब जरा, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ वी नो दैट कर्ल ऑफ बी इज म्यू 0 जी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो आप जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 है। इसी से हमें क्या मिलता है, बी इज कर्ल ऑफ ए। कर्ल ऑफ बी म्यू 0 जे है, एम्पियर्स लॉ है। डाइवर्जेंस ऑफ बी मैग्नेटिकली 0 होता है। किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों चाहिए होते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 है, इसीलिए बी को क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए। नाउ फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3 से क्या मतलब लिख सकते हैं, वी कैन राइट कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। 1 and 3 को मिक्स कर दिया मैंने, एम्पियर्स लॉ को और बी इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए को। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस लाप्लासियन ऑफ ए equals to mu 0 j. Okay, now since divergence of A is 0, किसके लिए divergence of A 0 होता है, किसके लिए, for magnetostatic field या dynamic field, for magnetostatic fields। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ ए 0 होता है। इसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं, दैट इज नोन एज कूलॉम बोझ कंडीशन। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 4। ओके, इसको इसमें फिल कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल स्क्वायर ए, अगर हम पुट करते हैं डेल डॉट ए टू बी 0 माइनस म्यू 0 जे, डाइवर्जेंस डेल स्क्वायर ए इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, इक्वेशन नंबर 5। इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन 5 क्या है, इक्वेशन 5 इज व्हाट इज पॉइसन्स इक्वेशन, पॉइसन्स इक्वेशन in magnetostatics, Poisson's equations in magnetostatics। magnetostatics में Poisson's equation है, ठीक है। ओके, यानी कि किसको लिंक करती है, ऐसी इक्वेशन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी होगी, अगर आपको याद हो तो ऐसे पढ़ा होगा कुछ आप, डेल स्क्वायर वी लाप्लासियन ऑफ स्केलर पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन, ऐसे थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये ऐसे ये किसको लिंक करता है, दिस इक्वेशन लिंक्स व्हाट, दिस इक्वेशन लिंक्स ए एंड जे को लिंक करता है इक्वेशन। ओके, तो आपके पास दो मेथड है, क्या कर सकते हैं आप, आपके पास रूट ये है कि आप पहले बी निकाल सकते हैं कर्ल ऑफ ए से। ओके, एंड देन फिर कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू 0 जे लगा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, एक ही बार में ये लगा सकते हैं। बट इसको लगाने के लिए क्या जरूरी है कि आपका जो ये ए है, जो भी गिवन ए है, उसका डाइवर्जेंस 0 होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप इसको नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अगर आप इसका डाइवर्जेंस देखें तो 0 आएगा, चेक कर सकते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं, डेल स्क्वायर ए सीधे लगा सकते हैं। तो डेल स्क्वायर ए कितना होगा, देखो ए एक्स क्या है इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ए कितना लिखा है, ए इज गिवन एज y square I cap plus x square j cap, दिस इज वेक्टर पोटेंशियल गिवन। ओके, ये गिवन है, तो इसको मैं कंपोनेंट में तोड़ देता हूं तो बेहतर होगा। ax कितना है इसका, y स्क्वायर, और ay कंपोनेंट ऑफ a x स्क्वायर, क्लियर है। अब जब हम लाप्लासियन लगाएंगे तो कंपोनेंट पर लगाएंगे, डेल स्क्वायर a जो होगा पता है किसके बराबर होगा, देखो ऐसे लिखते हैं, अगर आपको ठीक से इसको करना है तो डेल स्क्वायर वेक्टर a इक्वल्स होगा डेल स्क्वायर ax I cap ay j cap a z k cap, ठीक है। कितने कंपोनेंट आएंगे इसमें, इट विल हैव 9 कंपोनेंट, नॉट 3 कंपोनेंट।
तो देखो डेल स्क्वायर ए एक्स कितना होगा, मैं कंपोनेंट का ले रहा हूँ, ये होगा डबल डेरिवेटिव ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू जेड। इसका मतलब क्या है, जो ए एक्स कंपोनेंट है उसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में, ए एक्स का ही। तो क्या मिला बताओ, फिलहाल मिलता है शायद 2। एम आई राइट? वैसे ही आप क्या करेंगे, डेल स्क्वायर ए वाई निकालेंगे, तो ये होगा डेवर दिस ए वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेवर ए वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई डेवर ए जेड विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो कितना होगा, ये भी 2 आएगा, करके देखो। तो कितना आ गया टोटल मिलाकर 4। तो कैसे लिखा जाएगा ये, डेल स्क्वायर ए कितना होगा, ये होगा 2 के साथ आई कैप 2 के साथ जे कैप, ये आएगा डेल स्क्वायर ए। और ये किसके बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन 5 माइनस म्यू नॉट जे के implies that what is the volume current density minus 2 by mu naught I plus j। ये सही आंसर आया समझ, which answer is correct, B। ओके, तो पॉइसन इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक स्टैटिक्स आपको याद है। बताइए, इट इज ऑन पेज 54, ये भी पेज 54, दोनों ही पेज 54। ओके बताइए, ये जो ए है इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक पूछ रहे हैं, तो आसान सा क्वेश्चन है, डी क्या होगा, कर्ल ऑफ ए होगा, कर्ल निकालना है। टेल मी व्हाट इज द आंसर, ए बी सी डी। भाई ये एक्स में है और वाई पोजीशन है इसके साथ, ये वाई में है और एक्स पोजीशन है, तो इसका कर्ल दोनों जीरो आएंगे। आंसर आना चाहिए इसका बी 3 के क्या, बी आना चाहिए इस बात में 21। ओके 21 में एक वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है, एक वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है, satisfies the Coulomb gauge value of constant alpha। Coulomb gauge condition होती है डाइवर्जेंस ऑफ ए हैज टू बी 0। इसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस 2, यहाँ से 2 वाई से माइनस का 3 इज 0 0 होना चाहिए ना इसको। अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है +1, ठीक है ना, यहाँ 1 फिल होगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। कूलम्ब गॉज Consider an infinite plane at z0 which satisfies uniform surface current density Ki cap, direction of magnetic field is B, vector potential K, ठीक है। तो बताइए कहाँ पूछ रहा है, पॉजिटिव z एक्सिस, ठीक है, यानी कि क्या है, कोई प्लेन है यहाँ पर, प्लेन, इट इज z0 प्लेन, इट इज z0 प्लेन, ओके, वेयर इज द नॉर्मल, नॉर्मल इज दिस, ये z एक्सिस है, तो z ग्रेटर देन 0 रीजन यहाँ है ऊपर, करंट किस तरफ जा रही है x में, तो मैंने आपको क्या बताया था b z ग्रेटर देन 0, b z ग्रेटर देन 0 वाला जो होगा उसका वैल्यू होगा म्यू नॉट k/2, बार बार याद दिलाना पड़ता है मुझे, म्यू नॉट k/2 उसका मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन में बताया था डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है I क्रॉस डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर जो यहाँ से यहाँ जाएगा। अगर आप इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट P पर आप मैग्नेटिक निकाल रहे हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक का डायरेक्शन क्या आएगा म्यू नॉट k/2, ओके, क्या होगा I क्रॉस k वुड बी
माइनस जे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा माइनस जे। ठीक है, तो z ग्रेटर देन 0 पर मैग्नेटिक फील्ड वुड बी अलोंग नेगेटिव z नेगेटिव जे यानी कि नेगेटिव y, और a किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ a किस तरफ होता है, a इज अलोंग व्हाट, टेल मी, अलोंग व्हाट, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, a का डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो क्या आंसर होगा बोलो, a और b दोनों का डायरेक्शन पूछा, पहले b और फिर a, तो b विल बी अलोंग नेगेटिव j एंड a विल बी अलोंग i, विच ऑप्शन इज करेक्ट, जो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया था, सी हो गया। पेज सेम आई 54 yes 54 कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड दिस, और दो वेक्टर पोटेंशियल दिए हुए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट कि ओनली a1 will produce the magnetic field B, not a2, a2 produces magnetic field B but not a1, neither a1 nor a2, ये दोनों। उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप B1 निकाल लो, किसका मैग्नेटिक फील्ड, a1 का, जो भी आता है। ऐसे ही क्या कर लो आप, B2 निकाल लो, किसका, a2 का, और देख लो मैच करा के कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। कर्ल ऑफ a1, करो, स्क्रीन दिख रही है ना भाई, ओके। B1 कितना है, B1 अल्फा नोट को ले लो बाहर, आई कैप जे कैप टी कैप डेबर बाय डेबर एक्स डेबर वाई डेबर जेड, इट इज एक्स जेड माइनस वाई जेड एंड 0, so what will be B1, alpha naught, okay, I cap कितना आएगा, I cap आएगा 0 माइनस डेबर बाय डेबर जेड, तो ये माइनस वाई आएगा, एक और माइनस का जी, ये आएगा 0 माइनस, ये होगा 0 माइनस एक्स प्लस के कैप वाला कितना होगा 0 माइनस 0, तो आंसर आता है B1 का अल्फा नॉट आई कैप वाई प्लस जे कैप एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कितना आता है वैल्यू, ये तो मैच कर गया, डी के साथ मैच कर गया, इसका मतलब क्या है, A1 विल प्रोड्यूस B और नॉट, आंसर इज यस। अब चलते हैं B2 पर, ओके। B2 में क्या है, अल्फा नॉट बाहर है, अल्फा नॉट इज आउटसाइड, आई जे के डेबर बाय डेबर एक्स डेबर वाई डेबर जेड, तो z component is only z component is there, 0 0, it is minus, basically it is minus अल्फा स्क्वायर, अल्फा नोट मैंने बाहर ले रखा है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्लियर। तो आई कैप के साथ क्या आएगा, y कैप के साथ आएगा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा प्लस का 2y, अल्फा नोट भी बाहर लेंगे, ओके ऐसे लिखते हैं अल्फा नोट को सबके बाहर, आई कैप ये हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y माइनस 0 माइनस j आएगा माइनस कितना 2x माइनस 0
plus k cap 0 minus 0. So what is the answer of B2? B2 का आंसर है 2 alpha naught, 2 कॉमन आ गया चूंकि, I cap y plus j cap x. ओके, इक्वेशन 2. अभी बताओ, जो इक्वेशन 1 में B1 है, ठीक है, यहाँ पर B1 तो B के बराबर है ना, और B2 B के बराबर नहीं है. ये है ना हमारा फाइनल आंसर. B1 तो B के बराबर है, B2 B के बराबर नहीं है. तो अब आपका आंसर क्या है? अब भी नहीं समझ में आई बात. तो इसका मतलब क्या है? A1 प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड B बट नॉट A2. ये आंसर सही है. ठीक है ना? A2 नहीं कर सकता क्योंकि वो दुगना कर रहा है उससे मैग्नेटिक फील्ड. ये बताइए, सारे पेज 54 पर है. करो. मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल B कर्ल ऑफ A, B is k cap. तो पूछा जा रहा है आपसे कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वेक्टर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा? B k cap जैसा. तो आपको इसको करने के लिए क्या करना होता है? 1 by 1 सबका कर्ल लेना पड़ता है. तो इसमें सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ऐसे ऑप्शंस को हटाने की जिनका कर्ल 0 आएगा. आप देख सकते हैं इसका कर्ल 0 आएगा. हाउ आई नो कि इसका कर्ल 0 आएगा? इस वाले मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले वेक्टर पोटेंशियल का कर्ल 0 आएगा. कैसे पता? क्योंकि x के साथ x है, x कंपोनेंट में x है, y में y है और z में z है. s वेक्टर का कर्ल हमेशा कितना आता है? 0. इस वेक्टर पोटेंशियल का कर्ल भी 0 आएगा. क्यों? क्योंकि देख रहे हो आप, इसमें z कंपोनेंट है और वो भी कांस्टेंट है. कांस्टेंट का कर्ल कितना होता है? हमेशा 0. तो ना तो ये ऑप्शन सही है, ना ही ये ऑप्शन सही है. और थोड़ा आगे बढ़ते हैं. इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है, इन दोनों का कर लो, आंसर मिल जाएगा. इन दोनों का कर्ल नॉन जीरो आएगा क्योंकि आप देख रहे हैं x में y है और y में x है, x कंपोनेंट में y है और y कंपोनेंट में x है. इसका कर्ल नॉन जीरो. इसमें भी x कंपोनेंट में y है और y कंपोनेंट में x है, नॉन जीरो. दोनों का कर्ल नॉन जीरो है. तो कौन सा होगा ये चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेशन से मिल पाएगा ये. इसलिए कैलकुलेशन शॉर्ट कर लिया हमने. कौन सा ऑप्शन सही है देख लो. कर्ल b के क्या आना चाहिए? बताइए इसका कितना आ रहा है, इसका कर्ल कितना आ रहा है? इसका कर्ल ऑफ ए आ रहा है कितना? b के कैप या b माइनस के कैप? b के कैप पहले का बताइए. b के कैप आ रहा है, b माइनस के कैप आ रहा है इसका? पहले वाले. अरे भाई सी का कर्ल तो जीरो ही होगा ना, कांस्टेंट वेक्टर है ये. देखो इसमें ना x है ना y है ना z, जब डिफरेंशिएशन होगा तो जीरो बनेगा नहीं सी के लिए. तो सी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं. ऑप्शन ए का b के कैप आएगा, आ रहा है. तो ऑप्शन बी का क्या आएगा बता सकते हो? बिना करे, बिना सॉल्व किया बता सकते हैं. इसका आंसर आएगा बी माइनस के कैप, क्योंकि माइनस एक्स्ट्रा है. तो ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि पूछ रहा है बी के कैप. ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट. आगे चलो 25. गिवन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी के कैप, बी नॉट के कैप. पूछ रहा है पॉसिबल चॉइस ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए. पॉसिबल चॉइस ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए. तो सबसे पहले हम वही मेथड लगाने की कोशिश करते हैं कि जिनमें x में x होगा उनको जीरो कर देंगे. देखो आप, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, इसका कर्ल जीरो आएगा मुझे दिख रहा है साफ साफ. तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता. इसका, इसमें x कंपोनेंट में, सॉरी y कंपोनेंट में x है और x कंपोनेंट में y है. इसका कर्ल नॉन जीरो आएगा. इसमें y है, ठीक है, इसमें y. इन तीनों के कर्ल नॉन जीरो आएंगे. ए बी सी के कर्ल नॉन जीरो आएंगे. बट आपको चेक करना होगा कौन सा सही है. कर्ल इसके बराबर आना चाहिए. किसका आ रहा है, ए का, बी का या सी का? डी को तो हम करेंगे ही नहीं, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम अगर हम करेंगे तो. बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? 425 बी.
चलो बी लगा लेते हैं अगर आप कह रहे बी। ठीक हो गया इतना, आगे चलते हैं। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी इन दैट डायरेक्शन, इसका मतलब पता क्या है? इसको जिसको इन्होंने वर्ड्स में लिखा हुआ है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डी जेड क्या ऐसे, या आई क्या लिख लो, सॉरी के क्या लिख लो, ये लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक अलोंग दैट डायरेक्शन ये जो दिया हुआ करस्पॉन्डिंग वेक्टर पोटेंशियल, ये एक्चुअली ना कैप है, जे कैप, और ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर है। एक चीज मैंने आपको बताई थी, कर्ल ऑफ वेक्टर आर पावर एन इंटू वेक्टर आर का कर्ल 0 आता है, चाहे एन कुछ भी क्यों ना हो। तो इसका कर्ल तो 0 आएगा ही आएगा, इस वाले का कर्ल 0 आएगा, इसका कर्ल भी 0 आएगा, तो ये तो कंसिडरेशन से ही बाहर है दोनों। इसका कर्ल भी 0 नहीं, इसका कर्ल 0 नहीं आएगा, ये आई कैप है और ये के कैप है। इस वाले टर्म का तो आएगा, इस टर्म का नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें के के साथ वाई है, तो दो तो बाहर हो गए कंसिडरेशन से। हमें चूज करना है ए या डी, बताओ। दो ऑप्शन का आपको कर्ल निकालना, तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, ये नहीं, ठीक है। तो देखो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, इस क्वेश्चन का 24 का मैग्नेटिक फील्ड, 25 का मैग्नेटिक फील्ड, 26 का मैग्नेटिक, सबके मैग्नेटिक फील्ड सेम है। आप देखो कितने वेक्टर पोटेंशियल निकाल लिया हमने, एक ये आया, एक चॉइस ये बनी, एक दूसरी चॉइस ये है 2, और तीसरी चॉइस ये है 3, तीनों के वेक्टर पोटेंशियल अलग हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो हु इज यूनिक, हु इज नॉन यूनिक? बी इज यूनिक, ए इज नॉन यूनिक। एक ही मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे वेक्टर पोटेंशियल हो सकते हैं, ठीक है। first given that magnetic flux through the closed loop is this phi, ठीक है। इसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो ये है, a dot dl along pqr is this, पूछ रहा है a dot dl along psr। तो पहले देखो ये देखो लिख रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप pqrst, p से q, p से q, p से q से r से s से वापस p, ये जो लिखा है ना वर्ड इन्होंने, उसको मैंने एरो लगा दिया इस पर। आप जानते हैं फ्लक्स क्या होता है? क्लोज लाइन इंटीग्रल a डॉट dl, इसके बराबर होता है ओपन सरफेस इंटीग्रल v डॉट ds इक्वल्स टू फ्लक्स। क्लोज लाइन इंटीग्रल a डॉट dl इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल v डॉट ds इक्वल्स टू फ्लक्स। क्लियर है? ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन के हिसाब से मैंने कर लिया। आई कैन ओपन दिस क्लोज लाइन इंटीग्रल a डॉट dl, आई कैन ओपन क्लोज लाइन इंटीग्रल a डॉट dl एज क्या? p टू r, p टू r कौन से पाथ के लो? p टू r किसके लो? किस पाथ के लो? मैं इसको पिक करूंगा p टू r, a डॉट dl प्लस, फिर होगा ये r टू p, कौन से पाथ के लो? r से p पर वापस आएगा, कौन से पाथ के लो? r s p, a डॉट dl। मैंने क्लोज को ओपन कर दिया, लूप का क्लोज जो इंटीग्रल था उसको मैंने अभी ओपन कर दिया, इसके बराबर है फाई। क्लियर है? इंप्लाइज दैट, ये कह रहे हैं पी क्यू आर ए डॉट डीएल का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, पी टू आर अलोंग पी क्यू आर वैल्यू दिया हुआ है 5, ओके, प्लस दिया हुआ है पी टू आर ए डॉट डीएल, ओके, किस पाथ के लो? टी एस आर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं इसको, बोलो, कैन आई राइट इट एज माइनस पी टू आर विच पाथ? टी एस आर, उल्टा कर दिया मैंने इसको, ये जो एरो लगे उनसे उल्टा किया, a dot dl equals to phi, implies that p to r along which path? tsr, a dot dl कितना बना फुल? phi minus phi 1 या phi 1 minus phi? Which option is correct? B। समझ आया? क्योंकि वो उल्टा पूछ रहा था tsr, तो हमने एक नेगेटिव साइन लिया है।
तो आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है, बी नॉट के कैप वाला, कौन इसके वेक्टर पोटेंशियल होंगे। It is on page 55 शायद। A constant and uniform magnetic B naught K cap pervades all space. Which of the following is the correct choice for vector potential in Coulomb gauge? Okay. Question 28. 28 में दो चीजें आपको सेटिस्फाई करानी। कूलम गेज पहले सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूं। कूलम गेज says that divergence of A to be 0. अगर मैं इसका डाइवर्जेंस निकालता हूं ऑप्शन ए में क्या है डाइवर्जेंस ऑफ ए इन ऑप्शन ए इज 0 नॉन जीरो। ऑप्शन बी में नॉन जीरो, ऑप्शन सी में जीरो, ऑप्शन डी में वन माइनस वन, जीरो। ओके, तो अब देखो दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कूलम गेज को सेटिस्फाई नहीं करते। अब हमारी कंफ्यूजन क्या है, हमारी कंफ्यूजन रह जाती है सी एंड डी के साथ, है ना। अब सी एंड डी में से कौन है उसको सेटिस्फाई कराने के लिए हमें पता करना है कि सी या डी में से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर देता है हमें, बी नॉट के कैप। हमें चेक करना है कि किसका कर्ल, सी या डी में से किसका कर्ल बी नॉट के कैप आता है। तो किसका आएगा बी नॉट के कैप, सी का या डी का। इसका तो कर्ल निकालोगे ना, अगर इसका इस वाले का अगर कर्ल निकालने की कोशिश करोगे तो जीरो आएगा इसका कर्ल। क्यों आएगा इसका जीरो कर्ल, गति रहा है आई के साथ एक्स और जे के साथ वाई है, तो ऐसे वेक्टर का कर्ल जीरो आता है। ओके, इसका तो डाइवर्जेंस भी जीरो है और इसका कर्ल भी जीरो है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी। ओके जी, इसको अगले पेज पर ले जाते हैं, मुझे लगा एक लाइन में हो जाएंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के कैप, पॉसिबल चॉइस, किसका कर्ल, ये हो गया शायद पीछे में। ओके ठीक, हाँ ये रिपीटेड है ना, देखो बी 25 और ये सेम है 30 करो आप। गिव राइट टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी नॉट के कैप, ये तो गलत है, इसका कर्ल तो जीरो है, इसका भी नॉन जीरो हो सकता है। तीन में से चूज करना, ए बी सी डी, नहीं डी सी डी, सी कंफर्म, चलो सी। लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेक्टर पोटेंशियल इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग करंट I इज रिटन इन दिस टर्म इज दिस। देखो अब जरा, ये कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में क्या जोड़ दें। आप जानते हैं B इज कर्ल ऑफ A, B इज कर्ल ऑफ A। ओके, नाउ सपोज A इज मॉडिफाइड एज A डैश, A को हमने क्या बना दिया, A डैश मॉडिफाई कर दिया,
ओके, तो उसका वेक्टर पोटेंशियल क्या, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी डैश, क्या हो जाएगा, बी डैश, इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये कह रहे हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स सेम। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछता है एग्जामिनर, ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि बी डैश बी के बराबर ही रहे, ठीक है, बी इक्वल टू बी डैश, इसके लिए क्या जरूरी है, ठीक है, फॉर दिस, ठीक है, ए में आप क्या ऐड करें, ए और ए डैश को कैसे कनेक्ट करेंगे, ए डैश वुड बी, यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, ये सेम रहे इसके लिए जरूरी है आप इसमें क्या ऐड करें, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, क्यों, सिंस जब आप बी डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे और आपने ए डैश में ये ऐड कर दिया, तो कर्ल किसका लेगा, ए डैश का, तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आप लगाएंगे कर्ल ऑफ ए प्लस एक और टर्म आएगी प्लस कर्ल ऑफ व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, यही बनेगा या नहीं। अब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्या होता है बोलो, ये आइडेंटिटी याद है ना आपको, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर 0 होता है, इसको हम शॉर्ट में कैसे याद करते हैं, CG0, कैसे याद करते हैं शॉर्ट में, CG0, ओके, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज 0, तो किसके बराबर रह गया बस, कर्ल ऑफ ए के, कर्ल ऑफ ए किसका वैल्यू था, कर्ल ऑफ ए किसका वैल्यू था, बी डैश का वैल्यू रह गया यहाँ पे कितना, कर्ल ऑफ ए, और कर्ल ऑफ ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। इट मींस टू से अगर मैग्नेटिक फील्ड को अनचेंज रखना है तो वेक्टर पोटेंशियल में हम क्या क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसको, लैम्डा के ग्रेडियंट को, यहां पर लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज नोन एज गोज फंक्शन, लैम्डा को क्या कहा जाता है, गोज फंक्शन, ओके। अब आप आ जाइए यहां पर, तो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि ए वेक्टर पोटेंशियल पहले इतना था, इतना था पहले, ओके, उसमें एक और टर्म ऐड कर दी गई है, ये टर्म ऐड कर दी गई है, ओके, तो ये टर्म कैसे काम करेगी, इट वुड वर्क एज लैम्डा और वुड वर्क एज ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा, दिस टर्म वुड एक्ट एज ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका कर्ल कितना होना चाहिए बोलिए, ये जो ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा टर्म है, ये ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा टर्म है, जोड़ी गई है, ओके, तो इसका कर्ल कितना होना चाहिए बोलिए, for magnetic field to be unchanged, magnetic field to be unchanged, curl of gradient of lambda should be 0, अच्छा, ओके। अब कर्ल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जरूरी नहीं, इन्होंने तो दे दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है देखो कर्ल वैल्यू, बट आप जरूरी नहीं है देगा हर बार, इसलिए आपको अलग से याद होना चाहिए। मैं लिखता हूँ, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा, सोलेनॉइड है, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा, सिलिंड्रिकल, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा होता है एस कैप, ओके, सिलिंड्रिकल सिस्टम में एस कैप, एस फाई कैप, जेड कैप, बस उर्दू लिखता हूँ क्योंकि टर्म बड़ी है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेबर बाय डेबर है, डेबर फाई डेबर जेड, आगे चलिए, तो व्हाट आर द टर्म्स वी नीड टू डील विद, म्यू नॉट ni by 2, एक तो फाई कैप टर्म है इसमें, एक एस कैप टर्म, म्यू नॉट i by 2 को तो बाहर ले लेते हैं, उसको तो यहाँ ले लेते हैं, चलो इधर लिख देता हूँ, म्यू नॉट ni by 2, एस कैप टर्म क्या है, बीटा एस साइन अल्फा, साइन फाई, बीटा एस साइन फाई, ओके, अच्छा, जो फाई वाली टर्म है वो है अल्फा एस कोस फाई, अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, अल्फा एस साइन फाई एंड 0, ये जो एस है ना, ये वाला एस, ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, ये फार्मूले में ही होता है, जो होता है, अच्छा 1/s भी बाहर है, यस सही कहा, 1/s टर्म भी आती है बाहर, ओके, और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ भी एस आता है और यहाँ भी एस आता है, एक एक्स्ट्रा फार्मूले में ही आता है, तो ये बन गया म्यू नॉट mi by 2 into s। अब डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, इसको कितना होना चाहिए,
0। ओके, तो जरा निकालिए एस कैप। एस कैप के साथ आएगा क्रॉस प्रोडक्ट 0, इसमें z नहीं है तो 0 माइनस 0 माइनस एस फाई कैप 0 और z 0 माइनस 0 प्लस z कैप। अब इसमें आएगा, इसमें जब डिफरेंशिएशन होगा इस एस कैप में आएगा 2 अल्फा एस साइन फाई। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, माइनस साइन के साथ क्या आएगा, फाई का होगा तो आएगा बीटा एस कॉस फाई। इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ है नहीं, ये 0 है, समथिंग इज मिसिंग। ये कॉस फाई है और ये साइन फाई है। एस वाला जो है साइन फाई है, एस वाला टर्म साइन फाई है, ठीक है, और कॉस वाला है ये एक्चुअली कॉस फाई। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा डिफरेंशिएशन, ये तो आ जाएगा कॉस फाई। अब ठीक है, ठीक है, तो कॉस फाई वुड बी कॉमन, तो इसको 0 होने के लिए क्या जरूरत है, इसके लिए जरूरत है बाकी सब कॉमन आ जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा शुड बी 0। इस पूरे को 0 होने के लिए जरूरी है, तो बीटा वैल्यू कितना होना चाहिए 2 अल्फा। ये आंसर है फाइनल। चेक इट प्लीज, बताइए। अल्फा का वैल्यू पूछा है, अल्फा का वैल्यू आएगा बीटा बाई 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड सेम तब रहता है जब हम ए के अंदर क्या करते हैं, कोई किसी स्केलर का ग्रेडियंट या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है उसका कर्ल 0 आता है। कर्ल 0 आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अनचेंज रहता है, ठीक है, अनचेंज रहता है। तो ये तो था आपका, जितने भी हमने क्या थे क्वेश्चन रिलेटेड टू वेक्टर पोटेंशियल थे। तो वेक्टर पोटेंशियल में दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो ए से बी निकालना या बी से ए निकालना। ओके, अब हम बुक करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप कह सकते हो, या अदर वर्ड्स में क्या लिखते हैं उसको, और सिर्फ इतना भी कॉल करते हैं उसको मैग्नेटिक मोमेंट भी कॉल करते हैं, ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, या तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम कहते हैं। इट इज डिनोटेड एज स्मॉल एम हियर, यहाँ इसको स्मॉल एम लिखते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में आप इसको म्यू लिखते होगे, एटॉमिक फिजिक्स में आप इसको म्यू लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, एम, ठीक है, ये है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम निकाल रहे हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल जो है, ठीक है, इट वुड एक्ट एज अ डायपोल। कैसे, मैं दिखाता हूँ। ओके, तो सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग कॉइल, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहे हैं फाई। ओके, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें करंट न्यू जा रही है ऐसे। तो अगर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे एनसर्कल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड। ओके, तो जो पास वाले जोन होंगे उनमें तो यूं दिखाओगे आप मैग्नेटिक फील्ड, पर जैसे जैसे दूर होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती जाएगी, मतलब बड़ी बड़ी घूमकर आती जाएगी, मतलब घूमकर आएंगी ऐसे ही, ऐसे 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 आएगी। तो इसके अराउंड कर्ल करेंगी, करंट के अराउंड कर्ल करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बट ज्यादा दूर, ज्यादा बड़ा ऐसे घूमकर आएंगे, समझ रहे हैं नहीं? ओके, तो ये जो
करंट है, जो करंट कैरिंग लूप है, एनी करंट कैरिंग लूप इज इक्वल टू अ मैग्नेटिक डायपोल, या आप उसे मैग्नेट मानते हो। डायपोल कैसे? इसका जो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ, ये किसके इक्विवेलेंट है? ये है एक मैग्नेट के इक्विवेलेंट। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज इक्वल टू अ मैग्नेट, वो एक मैग्नेटिक डायपोल है। इसका ये पोल नॉर्थ पोल है, ये पोल साउथ पोल है। मतलब कैसे पता करेंगे आप कौन सा पोल नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, कौन सा पोल साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, ठीक है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करिए, तो आपका जो थंब है, राइट हैंड का जो थंब है, वो किधर पॉइंट करेगा? इट विल पॉइंट अपवर्ड, इट विल पॉइंट अपवर्ड, ठीक है। तो उधर जिधर वो थंब पॉइंट करेगा उसी को हम कौन सा पोल कहेंगे? दैट पॉइंट विल बी, दैट पोल विल बी नोन एज नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से निकलेगी तो साउथ पोल पर एंटर करेगी, ऐसे करके। और मैग्नेट के अंदर कैसे बनेगा सर्किट? मैग्नेट के अंदर कैसे बनेगा? बार मैग्नेट अगर आप ले रहे हैं इसको इक्वल टू बार मैग्नेट, तो उस बार मैग्नेट के अंदर क्या होगा? उस बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर से किधर पॉइंट करेगा? इट विल पॉइंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ओके। ऐसे यानी कि जो एक्सिस होगी मैग्नेट की, उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी? सीधी। ये जो एक्सिस होगी, एक्सिस मतलब ये एकदम सीधी होगी इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बाकी सब जगह तिरछी होगी, ठीक है। तो ये एक इसकी तरह हो गया, इट इज लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मतलब कितने पोल हो गए उसके अंदर? मैग्नेटिक डायपोल मतलब कितने पोल हो गए? इट हैज टू पोल्स, इट हैज टू पोल्स, इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके। यू कैन नॉट सेपरेट देम। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि इसको तोड़ देंगे अगर मैग्नेट को बीच में से, तो आपके पास एक पोल रह जाएगा। नो, अगर आप उसको तोड़ देंगे तो उसके अंदर भी दो पोल आ जाएंगे। तो आप क्या करें, लूप को कितना भी छोटा करते जाएं, इस लूप को अगर आप छोटा करते जाएंगे, ठीक है, तो भी उसमें दो पोल की तरह एक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि उसकी मैग्नेटिक लाइन सीधी हो जाएंगी, चार्ज की तरह नहीं हो जाएंगी, ऐसे नहीं हो जाएंगी। जैसे पॉइंट चार्ज होता है ना, उसकी इलेक्ट्रिक लाइन कैसी होती है? डाइवर्जिंग आउट, ऐसी नहीं हो जाएंगी। वो हमेशा घूमेंगी करंट के अबाउट। तो वो क्या होगी? हमेशा कर्लिंग या डाइवर्जिंग। मैग्नेटिक लाइन वुड ऑलवेज बी कर्लिंग, ओके। तो ऐसे नहीं बनेगा वो, ओके। तो कोई भी छोटे से छोटा करंट लूप होगा, एनी करंट कैरिंग लूप, ठीक है, वुड बी इक्वल टू अ मैग्नेटिक लाइन। एनी smallest possible, any smallest possible current carrying loop, any smallest possible current carrying loop would be equivalent to, would be equivalent to, would be equivalent to magnetic dipole, would be equivalent to magnetic dipole. Just a minute. Give me 2 minutes. I'll just come back.
ओके, तो एनी स्मॉलेस्ट पॉसिबल करंट कैरिंग लूप वुड बी इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा? m जो होगा m वो कैसे कैलकुलेट होगा? m वो भी करंट इनटू वेक्टर एरिया, करंट इनटू वेक्टर एरिया। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो लूप है वो एक्स वाई प्लेन में, ये वाला जो लूप है वो एक्स वाई प्लेन में। ओके, तो एक्स वाई प्लेन में अगर ये लूप है तो इसका आप, और इसका रेडियस कितना है? लेट्स से इस रेडियस इज ए। ओके, इसका रेडियस ए है लूप का, करंट आई है इसमें, तो कितना होगा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? इसका मैग्नेटिक करंट इनटू एरिया, एरिया कितना होगा इसका? एरिया होगा पाई ए स्क्वायर लूप का एरिया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन बहुत सिंपल है। ठीक है, निकालना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, अपनी राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, थंब आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे देगा। अपनी फिंगर्स को राइट हैंड की इसमें घुमाओ, करंट में घुमाओ, थंब आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे देगा। ओके, तो किधर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल? बताइए इस डायग्राम में बताइए। This would be appropriate diagram. Okay. ओके, ऐसे करना है, अपने फिंगर को किस डायरेक्शन में घुमाना है? करंट आई ऐसे घूम रहा है। ओके, तो आपका थंब क्या बताएगा? थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ एम, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे किस डायरेक्शन में आएगा? ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा वेक्टर एरिया जो होता है उसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं, वेक्टर एरिया के दो डायरेक्शन हो सकते हैं। अप भी इसका डायरेक्शन है एरिया का, और डाउन भी एरिया का डायरेक्शन है, बट कौन सा वाला एरिया डायरेक्शन लेना है आपको? जो कर्ल ऑफ करंट से आएगा, फिंगर करंट, ठीक है, थंब मैग्नेटिक मोमेंट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये हो गया। तो एक तो तरीका ये है, अगर कोई भी लूप दिया हुआ है करंट कैरिंग लूप, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप निकाल सकते हैं। एनी करंट कैरिंग लूप यू कैन फाइंड इट्स डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल if an electron is revolving around nucleus in a circular orbit of radius r, and if an electron is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius r and radius r with speed v, find first orbital magnetic moment, orbital magnetic moment, MO का मतलब orbital. Second, the magnetic field at
न्यूक्लियस, मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, सेंटर पर, एटम के सेंटर पर रहता है। कितना रेडियस का सर्कल है, सर्कुलर ऑर्बिट है आर का। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद स्पीड v, स्पीड v, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लेन में है। ओके, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा ये आपको बताना। और इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन कर रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो ये कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट देगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट देगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि ये ऑर्बिटल मोशन करने जा रहा है। तो क्या होता है, आई करंट, ऑर्बिटल करंट इनटू पाई आर स्क्वायर। ओके, आपको बताना होगा वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन से उल्टा होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो ऑर्बिटल करंट यहाँ पर होगी उसका डायरेक्शन होगा ये किसका डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है आई का। तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो डाउन में होगा या अप में होगा, इट शुड बी अलोंग नेगेटिव जेड और पॉजिटिव जेड, इट शुड बी अलोंग नेगेटिव जेड। ओके, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होने की वजह से हमारा जो एम आएगा नीचे आएगा डाउनवर्ड। ओके, नेगेटिव जेड। करंट क्या होगा, करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, करंट अभी नहीं निकाला हम। करंट का एक्सप्रेशन होगा कितना, करंट का एक्सप्रेशन होगा कितना, चार्ज बाय टाइम, मैग्नीट्यूड है ना, चार्ज बाय टाइम पीरियड। चार्ज कितना है, ई, टाइम पीरियड कितना है, एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, 2 पाई आर डिस्टेंस v स्पीड से, है ना। तो कितना आ गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ये 2 पाई आर लिखते हैं ना उसको, कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, कितना आ रहा है, ई वी आर बाई 2 नेगेटिव जेड, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसकी स्पीड, उसकी रेडियस डिवाइड बाय 2, डायरेक्शन किस हिसाब से आएगी, कि वो कैसे मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस हिसाब से इसकी डायरेक्शन बनेगी। बट हमेशा बनेगी किधर, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, चाहे ऊपर या नीचे, ठीक है। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हो गया इतना बस पार्ट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया हमने, सिंपल एकदम। सेकंड, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर कोई सर्कुलर कॉइल हमारे पास हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होता है, बी एट सेंटर कितना होता है बताइए, होता है म्यू नॉट आई ओवर 2 रेडियस। ओके, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इसका नेगेटिव जेड ही होगा। मैंने बताया था ना कि एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन अपनी फिंगर लेते हैं और थंब मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंट करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेंटर के ऊपर डाउन ही होगा, नेगेटिव जेड में होगा। ओके, आई कितना होगा, करंट, करंट आई होगा कितना, वो तो निकाल चुके हैं ना पीछे, ई वी ओवर 2 पाई आर, ई वी ओवर 2 पाई आर। तो कितना होगा, बी सेंटर या बी न्यूक्लियस, एक ही बात है, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट ई वी ओवर म्यू नॉट ई वी ओवर 4 पाई आर स्क्वायर नेगेटिव जेड। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा न्यूक्लियस के ऊपर, म्यू नॉट ई वी ओवर 4 पाई आर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसका आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये है 2 क्वेश्चन होंगे। जहां तक एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस सेम आता है। सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ओके, सेम आता है। बट अगर अदर पॉइंट्स की बात आप करोगे वो नहीं आएगा। एक्सिस पर एटलीस्ट एम और बी का डायरेक्शन सेम होगा एक्सिस पर, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट निकालना किसकी हेल्प से, जब आपको कोई कॉइल दी हुई है, करंट आई दी हुई, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ।
when current is in the form of in the form of surface heat or volume J current डेंसिटी। यानी कि जब करंट किसकी फॉर्म में हो, के या जे की फॉर्म में हो, तब आप मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे। ये तो तरीका मैंने जब बताया आपको, जब करंट आई की फॉर्म में हो तब तो ये तरीका अपना सकते हो आप, ठीक है। बट अगर करंट किसकी फॉर्म में है, जे या के की फॉर्म में, तब आप ये तरीका अपनाएंगे, 1/2 इंटीग्रल लाइन, ओके, आई आर क्रॉस डीएल, एक मिनट, आर क्रॉस डीएल होगा, अभी चेक कर लूंगा, 1/2 सरफेस इंटीग्रल आर क्रॉस के डीएस या 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल आर क्रॉस जे डी डाउन। अब मैंने आपको ये जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखवा दिया, ओके। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका है, कब, जब करंट आई होगी तब ये लगेगा लाइन इंटीग्रल, जब सरफेस करंट होगी तो ये तरीका लगेगा डीएस पर इंटीग्रल, और जब वॉल्यूम करंट होगी तो डी डाउन वॉल्यूम इंटीग्रल लगेगा। इसमें तो देखो मैंने क्या लिखा है, आर क्रॉस के, इसमें मैं लिख रहा हूँ आर क्रॉस के, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आर क्रॉस जे, ओके। बट यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग आर क्रॉस डीएल। वाई आर क्रॉस डीएल, क्योंकि जो करंट है वो स्केलर लिया जाता है और उसका वेक्टर किसके अंदर लिया जाता है, वेक्टर ऑफ करंट इज टेकन इन डीएल, दैट इज व्हाई। तो ये फार्मूला आपको रिमेंबर करना है, यू शुड रिमेंबर दिस फार्मूला। इसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं किसी भी करंट कॉन्फ़िगरेशन का। अगर करंट आई की फॉर्म में तब तो ये बेहतर होता है, आप ये लगा दें करंट इनटू वेक्टर एरिया, डायरेक्शन अपने आप निकाल लें थंब की हेल्प से, या अगर करंट जे या के की फॉर्म में तब इसको लगाना बेहतर होता है, ओके। तो इससे हम किसी का भी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन इसका एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, पेज 52 पर क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम क्विकली करेंगे, मैं आपको इन द मीन टाइम अनम्यूट भी कर रहा हूँ, इसको क्विकली करेंगे। ये लिखा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r has total charge q distributed uniformly over its volume. It is rotating about its axis with angular speed omega. Magnitude of the total magnetic moment of the cylinder is, एक सिलेंडर दिया हुआ है जो कि सॉलिड सिलेंडर है, चार्ज ना उसके वॉल्यूम में फिल्ड है, सरफेस पर ना होकर वॉल्यूम में फिल्ड है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है, ओके। इसकी लेंथ नहीं दी हुई है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लेंथ नहीं दी हुई है, तो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और z एक्सिस बाय डिफॉल्ट सिलेंडर की किधर होती है, z, तो ये सिलेंडर z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसका रेडियस कितना है r, उसके पास टोटल चार्ज कितना है q, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड लिख रहा है, ओके। तो आप मुझे बताइए जब सॉलिड सिलेंडर को हम रोटेट कराएंगे, ओके, तो कौन सी करंट डेंसिटी जनरेट होगी, वॉल्यूम या सरफेस। जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो मान लेते हैं इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो, लेट चार्ज डेंसिटी is rho, चार्ज डेंसिटी उसकी रो है, एंड लेंथ इज L, लेंथ इज L, लेंथ दी हुई नहीं है तो हम मान लेते हैं लेंथ कितनी है, L, लॉन्ग है बट L है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज रो, यूनिफॉर्म है ना रो, तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज Q would be equals to वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी टाउ, ओके। तो Q किसके बराबर होगा, रो बाहर आ जाएगा यूनिफॉर्म, डी टाउ कितना होगा इस सिलेंडर का, इस सिलेंडर का डी टाउ होगा पाई इंटीग्रल यानी कि टोटल वॉल्यूम पाई r स्क्वायर L। तो रो का वैल्यू कितना है जो हमने अज्यूम किया है, टोटल चार्ज गिवन है हमें पाई रेडियस स्क्वायर, लेंथ नहीं गिवन है, तो हमने इसका रो निकाल लिया। इज दिस ओके और नॉट ओके, टेल मी एवरीवन। तो चार्ज डेंसिटी हमने निकाल ली, नाउ वॉल्यूम करंट डेंसिटी, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वॉल्यूम करंट डेंसिटी, जी, जे किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू रो वी,
जे इज इक्वल टू रो वी फार्मूला होता है जे का। अब बताइए रो का वैल्यू कितना है, क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एल। वी क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर या आर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर होता है। ओके समझ पा रहे हैं ये बात। अभी बताओ ओमेगा क्रॉस आर का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा किसके अबाउट है, रोटेशन किसके अबाउट है, जेड एक्सिस से। तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है वही ओमेगा का डायरेक्शन होता है। ओके और आर मतलब क्या है सिलेंडर में, आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज आर, इट इज वेक्टर आर। अभी जो वेक्टर आर है वो अंदर के पॉइंट पर लोगे या सरफेस पर लोगे, चलिए the vector r you will take it as on the surface or inside the volume, inside the volume। तो इसको स्मॉल r ही रखेंगे, q ओमेगा स्मॉल r ही रहेगा, पाई r स्क्वायर l, नीचे कैपिटल r ही रहेगा, ऊपर स्मॉल r रहेगा। डायरेक्शन क्या होगी बताओ मुझे, इसकी डायरेक्शन क्या है, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है z, और वेक्टर r यानी कि s की तरफ लीड होगा सिलेंडर में, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी देखो z कैप, इसकी क्रॉस r कैप मतलब s कैप, क्या डायरेक्शन आएगी z क्रॉस x, फाई कैप। इक्वेशन नंबर 2। तो जो रोटेटिंग सिलेंडर है उसमें करंट किस डायरेक्शन में आएगी, फाई। क्लियर है, गो बैक। अब कौन सा तरीका अपनाना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए, ये वाला। इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स नाउ। इट वुड बी वॉल्यूम इंटीग्रल r क्रॉस j डी टाउ। तो m निकाल रहे हैं हम 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल r क्रॉस j। पहले मैं डायरेक्शन डिनोट कर देता हूं, देखो r क्रॉस j का मतलब क्या है, r कैप यानी कि s कैप क्रॉस फाई कैप, बट इट विल गिव यू s क्रॉस फाई विल गिव यू प्लस z और नॉट, मतलब जो फाइनल डायरेक्शन निकल कर आएगी वो क्या आएगी, फाइनल डायरेक्शन जो आएगी निकल कर वो आएगी z कैप। ये समझ में आ गई बात, ये जो r था ये वाला r, इसका डायरेक्शन s कैप और j का डायरेक्शन फाई कैप, तो ये बन गया प्लस z। ठीक, बाकी सब पैरामीटर रख दीजिए आप, q ओमेगा r डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर l, ये तो वैल्यू कितना हुआ j का, ये वाला r से एक r आया, डी टाउ क्या होता है r dr d फाई dz, या तो आप s का इस्तेमाल करते तो होता s ds d फाई dz। क्लियर, लिमिट लगाइए, r पर लिमिट आएगा 0 से कैपिटल R क्योंकि r रेडियस है, y का लिमिट आएगा 0 से 2 पाई n, z का लिमिट आएगा 0 से l क्योंकि मैंने लेंथ को l माना हुआ है, आई हैव अज्यूम्ड दिस लेंथ टू बी l, so I am assuming that it is 0 to l। डायरेक्शन क्या बना फाइनल m का, ये इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो डी जेड का इंटीग्रल कितना होगा, क्या लिख देता हूं मैं पहले, q ओमेगा ओवर पाई r स्क्वायर इनटू l, ये सब कांस्टेंट में बाहर आ गए। कितने r हैं, हाउ मेनी r's आर देयर, 1 2 3 r हैं, तो आएगा r पावर 4/4, 0 टू कैपिटल R। पाई आएगा कितना, पाई का कोई फंक्शन नहीं है तो 0 से 2 पाई। ओके डी जेड का आएगा 0 से l z कैप, तो l से तो l कैंसिल हो गया, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया। ओके ऊपर बच रहा है 2, मुझे बताओ जरा कितना आ रहा है, q ये 1/2 भी था ना बाहर पहले से, तो 2 कितना बन रहा है, q ओमेगा r पावर 4 से कितना बच गया नीचे, r स्क्वायर कैंसिल हुआ, q ओमेगा r स्क्वायर 4, बस आई देखना जरा ठीक है कुछ छूटा तो नहीं। इक्वेशन नंबर क्या है, क्या आ रहा है, q r स्क्वायर ओमेगा बाय 4, सी आंसर सही, ठीक है ना। देखो लेंथ का यूज नहीं हुआ, लेंथ कैंसिल हो गया, तो जो अजम्पशन हमने लिया था ठीक है उसमें कैंसिल हो गया, ठीक है ये आ गया आंसर सी। ओके तो इस तरह आप किसी का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल, चाहे वो कंटीन्यूअस मतलब ऐसी वॉल्यूम करंट हो चाहे सरफेस करंट। अब बताइए आगे नहीं टीच करो, राइट नंबर 14 सर स्टार्टिंग दिखा दो। ओके फ्रॉम द स्टार्टिंग, फाइव 6 7 8 9 10 11 सर क्वेश्चन पूछा था, अभी पूछेंगे बाद में स्लाइड। 12 बस इतना था, 13 14 15 16 17
हाँ आप बताओ। सर जो कूलॉम गेज कंडीशन है पेज नंबर एक बार स्लाइड नंबर 11 पे लेना सर एक बार तो सर पूछना हाँ। जो सर 28% था सर वहाँ पे डेल डॉट ए चेक किया था और 29th में सर डेल डॉट ए चेक नहीं किया मतलब तो वो पूछना सर कूलॉम गेज कंडीशन कब चेक करनी है और कब नहीं करनी एग्जामिनर कहेगा तो करनी है, नहीं कहेगा तो नहीं करनी। सर 30% जैसे ये वाला यहाँ पे पहले हमने डेल डॉट ए चेक किया यहाँ पे 30 इसमें, हाँ सर 30 में नहीं किया। सर ये डेल 30 में हमने क्या किया, नहीं जरूरत है ना डेल्टा चेक करने की, ये तो 28 क्वेश्चन है ना। सर 28 में सर जहाँ पे बोलेगा वहाँ पे करनी है मतलब सब में जहाँ कहेगा वहाँ करना है, जहाँ नहीं कहेगा नहीं करना है, सिंपल सी बात है। ओके, ये तो 28 क्वेश्चन है ना, उसमें चेक किया। वो कनेक्शन चलेगा सर कोई हाँ हाँ नहीं नहीं। थैंक यू एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जो एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए जो बिल्कुल लास्ट में आपने कराया था, हाँ। इसमें डाउट नहीं था, पूछना था सर हाँ, इसमें सर बताओ। इसमें सर जो वो वाला मतलब मेथड होता है सर म्यू बाय एल इज इक्वल टू ई बाय 2m q बाय 2m हाँ 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 सर वो वाला मेथड से भी मतलब आंसर आ रहा है हाँ सर सर सेम आएगा यस बिल्कुल। ब्रेक के लिए वैलिड है सर। वो हर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है, चाहे वो कंटीन्यूअस हो, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो लाइन वाला हो, चाहे वॉल्यूम वाला, सबके लिए वैलिड है। ओके सर। है ना, वहां पर आपका फार्मूला ये बनता है, मतलब आपका मैग्नेटिक मोमेंट m, एंगुलर मोमेंटम l का जो मैग्नीट्यूड बनता है, ठीक है, वो बनता है e बाय 2m। सर जैसे इसमें जो L मैंने मतलब सॉल्व किया तो उसमें L अबाउट सेंटर ऑफ मास लिया, तो अगर मान लो किसी और मतलब एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगी तो फिर L अबाउट दैट एक्सिस लेंगे। बिल्कुल, तब तो m भी चेंज हो जाएगा ना। हाँ सर फिर ठीक है। हाँ है ना, हाँ। तो ये फार्मूला इट इज वैलिड फॉर ऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इस ये एक्चुअली मिक्सचर है किसका, मैकेनिक्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, ठीक है। इसमें आपको क्या चाहिए होता है, आपको जैसा एल निकलेगा कंटीन्यूअस चार्ज का, वो उससे निकलेगा एल इक्वल्स वाई ओमेगा। किससे निकालना होगा आपको, वाई ओमेगा, कंटीन्यूअस जब होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में करेंगे आप उसको। जब कंटीन्यूअस मास होता है ना आपके पास, कंटीन्यूअस मास, तब आप उसका क्या निकालते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो नहीं। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो उसकी जरूरत पड़ती है। अब आपको लगा ये मास, अरे भाई ये मास और मास, ये m है, ये इसको क्या करूं मैं, इसको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो है ना आपका m मैग्नेटिक मोमेंट है और ये m मास है। ओके, वेट इज m मतलब मास, पता चला ये कंफ्यूज हो गया इसमें m और m के साथ। m मींस मास, ओके, ये मास, ठीक है। और बताइए, ठीक है देन, अगर नहीं किसी का कोई क्वेश्चन है तो